इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट 4 पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में यानी चैप्टर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, डाइजेशन इन ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और इनसे रिलेटेड ग्लैंड्स जैसे ओरल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड्स, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड लीवर और पैनक्रियाज पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि अगर आप इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहें तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में मिलेगा और वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम यहां पर एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। एब्जॉर्प्शन इज ए कंडीशन इन विच समथिंग टेक्स इन अनदर सब्सटेंस। यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो एक सोखने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं, यानी जनरली हम कहते हैं ना एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन को अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो देखिए, हम एक स्पंज का पीस ले लें और स्पंज के पीस को पानी में रख दें तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता। स्पंज के द्वारा उस पानी को सोखने का प्रोसेस ही एब्जॉर्प्शन है। इस टॉपिक में हम जानेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है? अब देखिए, जो फूड का डाइजेशन हुआ है और फूड के जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारी बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुंचेंगे। तो हमारी सेल तक वो फूड कंपोनेंट्स पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि सारे फूड मटेरियल से वो यूजफुल कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब किए जाएं। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फोल्ड्स कॉल्ड विली। द सिंगुलर वर्ड ऑफ विली इज विलस। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही हम विली कहते हैं। विली अपने आप में प्लूरल वर्ड है, वहीं विलस सिंगुलर वर्ड है। यानी जब हम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो हम उसे विलस कहेंगे, लेकिन जब हम बहुत सारे मल्टीपल विलस की बात करें तो हम उसे विली कहेंगे। Each villus has a network of thin and small blood vessels called capillaries close to its surface. प्रत्येक विलस के अंदरूनी हिस्से में यानी सरफेस के इनर साइड में थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इन ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहते हैं। These villi give the inner walls of the small intestine a very large surface area for the absorption of digested food. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये विली पाई जाती हैं, इन विली के कारण एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में विली न पाई जाए तो इसका इनर पार्ट एक सिंगल लेयर के फॉर्मेट में होगा। एक तो फूड का एब्जॉर्प्शन सिंगल लेयर करे या बहुत सारे अंगुली जैसे उभार करे। ऑब्वियसली विली के द्वारा एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज हो जाएगी,
इसलिए हम कह सकते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये विली पाई जाती हैं, इनके कारण हमारे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स एंड पासेस देम टू द फाइन ब्लड कैपिलरीज। ये जो विली होती है अपनी सरफेस से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है और वहां से फिर ये ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है और ब्लड कैपिलरीज के द्वारा हमारे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचता है और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बॉडी की सभी सेल्स तक फूड मटेरियल पहुंचता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरीड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। इस प्रकार से जो फूड मटेरियल इन विली के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वह हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचता है और बॉडी की जो सेल्स हैं वो सेल्स इन फूड मटेरियल को यूटिलाइज करती है और एनर्जी रिलीज करती है। यही एनर्जी हमारे द्वारा किए जाने वाले वर्क में यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब देखिए एसिमिलेशन का मतलब होता है जब डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी टिश्यूज के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाएं। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड इनटू द टिश्यू ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज such as the proteins required by the body for the growth and repair of the body tissues। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेशन हुआ और फूड के डाइजेशन के बाद में विली के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। विली ने जो एब्जॉर्प्शन किया वह ब्लड के द्वारा बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचा। अब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स फूड के उस सिंपल और यूजफुल कंपोनेंट्स को बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से वो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में काम में आते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इज नॉन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है वो हमारे फूड के डाइजेशन की फाइनल स्टेज होती है। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। अब देखिए हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट नाम का कंपोनेंट था वो आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और वो ग्लूकोज ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचा। हमारी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज ब्रेक हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। हम जानते हैं ना हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ग्लूकोज होती है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब हमारी सेल में ब्रेक होता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। एमिनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स such as worn out cells and tissues। यहाँ पर worn out cells का मीनिंग होता है ऐसी सेल्स जो डैमेज्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। ठीक है। अब देखिए जो एमिनो एसिड होते हैं उसे हम हमारा कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, बॉडी की मसल्स है, हमारे टिश्यूज हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं और जो प्रोटीन होता है वो खुद एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से एमिनो एसिड हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल है और हमारी बॉडी के डैमेज्ड पार्ट की रिपेयरिंग भी करता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स एंड आर स्टोर्ड अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूज। और हमारी फूड का जो कंपोनेंट फैट होता है आफ्टर डाइजेशन वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर बनाते हैं और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए रिजर्व्ड फूड मटेरियल भी होता है। यानी हम कह सकते हैं अगर हमारी बॉडी में ज्यादा फैट स्टोर हो जाए
तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, डू यू नो? समटाइम्स कंजप्शन ऑफ अनक्लीन वाटर और डर्टी फूड रिजल्ट्स इन डायरिया। अनेक बार अनक्लीन वाटर और डर्टी फूड के कंजप्शन से डायरिया की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डायरिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इन्वॉल्व्स पासेज ऑफ वाटरी स्टूल वेरी फ्रिक्वेंटली। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है और पानी जैसे पतले दस्त लगने लग जाते हैं। यहाँ पर जो वर्ड स्टूल है उसका मीनिंग फेसेस, फिजिकल मैटर, ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिफेक्शन और पूप होता है। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर एंड यूजफुल साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी एंड कैन कॉज डिहाइड्रेशन। डायरिया के कारण पतले दस्त लगने लग जाते हैं जिससे बॉडी के अंदर पानी और यूजफुल साल्ट्स की कमी हो जाती है और इसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इट कैन बी फैटल अंडर सीवियर कंडीशंस। लंबे समय तक ये कंडीशन रहे तो ये घातक होती है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग द पेशेंट प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद a pinch of salt and sugar dissolved in it. This is called oral rehydration solution ORS. पेशेंट को ठंडे किए हुए बॉइल्ड वाटर के अंदर नमक और चीनी मिलाया हुआ सॉल्यूशन दिया जाए तो डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है। इस सॉल्यूशन को हम ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। डिस्पेंसरीज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारे ORS सॉल्यूशन अवेलेबल हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इगेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। We already know that the process in which the undigested food is removed from the body is called igation. हमारे फूड के अनडाइजेस्टेड पार्ट का बॉडी से बाहर निकालना ही इगेशन कहलाता है। The food that remains undigested and unabsorbed passes from the small intestine into the large intestine, which is wider and shorter than the small intestine. अब देखिए, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ तो कम होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर उसकी विड्थ ज्यादा होती है। विड्थ ज्यादा होने के कारण ही हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज टू पार्ट्स, कॉलन अपर पार्ट एंड रेक्टम लोअर पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट जिसे हम कॉलन कहते हैं, एक लोअर पार्ट जिसे हम रेक्टम कहते हैं। कॉलन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। एक बात आप यहां पर जरूर ध्यान रखना, डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन प्रोसेस नहीं पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है कॉलन, उसमें सिर्फ हमारे फूड में जो मिनरल्स, वाटर और साल्ट्स बचे हुए हैं उनका एब्जॉर्प्शन ही पाया जाता है। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे फूड का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो मोस्टली ड्राई हो जाता है और सेमी सॉलिड होता है। दिस इज नॉन एज फेसेस एंड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। फेसेस इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन। ये जो सेमी सॉलिड पार्ट है इसको हम फेसेस कहते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एलिमेंट्री कैनाल के एंडिंग पार्ट एनस के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करने का प्रोसेस ही इगेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, डू यू नो?
Some creatures live in the digestive system of other animals. For example, tapeworm lives in the human intestine. अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्रिएचर्स दूसरे एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अधिकांशतः ऐसे क्रिएचर्स हार्मफुल होते हैं और हम उन्हें पैरासाइट्स भी कहते हैं। टैपवर्म एक हेलमिंथीज है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइंस इन लाइफ। वी शुड इंक्लूड रफीज इन आवर डाइट as it helps the undigested food to move out through the digestive system easily in bowel movements and preventing constipation. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें हमारे फूड में रफेज पार्ट को भी इंक्लूड करना होता है। रफेज यानी डाइटरी फाइबर, क्योंकि हमारे डाइजेशन में इंटेस्टाइनल मूवमेंट के लिए ये अच्छा होता है। बाउल मूवमेंट को इंप्रूव करता है, डाइजेशन को प्रॉपर करता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज स्पेस, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड स्टमक। Right answer is C, liver. Students, we know that liver is the largest gland in the body. Next, question number 2. Carbohydrates get broken into space: glucose, fatty acids, glycerol, amino acids. Right answer is A, glucose. After digestion, the carbohydrates get broken into simple sugar called glucose. Next question, question number 3. Our tearing teeth are called space: canines, premolars, molars, incisors. Right answer is A, canines. Canines are present on the either side of the incisors. These are 2 in number in each jaw. These are sharp and pointed teeth which help in tearing the food. Next, question number 4. Hydrochloric acid is secreted in space: stomach, gallbladder, pancreas, lungs. Right answer A, stomach. The inner wall of the stomach contains gastric glands. Gastric glands secrete gastric or digestive juices which contains 3 substances: hydrochloric acid, pepsin and mucus. Next, question 5. Space absorbs the digested food: stomach, small intestine, large intestine, esophagus. Right answer is B, small intestine. The process of absorption occurs in the small intestine. Next topic is no more. Constipation and stomach ulcers are digestive disorders. In constipation, the person suffers from difficult bowel movements characterized by dry and hardened feces. We suffer from constipation when we do not take sufficient amount of liquid or roughage in our diet.
कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक अल्सर्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन में किसी भी व्यक्ति की बाउल मूवमेंट यानी इंटेस्टाइनल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है और जो फेसेस होता है वो हार्ड और ड्राई हो जाता है। जब हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में लिक्विड और रफेज नहीं होता है तब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ए पर्सन विद स्टमक अल्सर्स डेवलप्स ए पेनफुल वुंड ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक। ईटिंग फूड टू क्विकली or not chewing it properly leads to excessive production of hydrochloric acid in the stomach. If this condition persists for a long period of time, the excessive hydrochloric acid may destroy the inner lining of the stomach. जब कोई पर्सन फूड को प्रॉपर च्यू नहीं करे और जल्दबाजी में करे तो स्टमक में फूड के डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस होता है और इस प्रकार से लंबे समय तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस में प्रोडक्शन हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है। इस प्रकार से हमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से बचने के लिए हमारे फूड में रफेज और लिक्विड का प्रॉपर अमाउंट लेना चाहिए, फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए और कभी भी भोजन जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ponds, pools and ditches. It constantly changes its shape by pushing out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet, means for locomotion and capturing of food. All the processes of nutrition are performed by the single cell of amoeba. अब देखिए स्टूडेंट्स, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। जनरली ये पॉन्ड्स, पूल्स और डिचेज में पाया जाता है। इसकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये अपनी स्ट्रक्चर को, अपनी शेप को बदल सकता है जब इसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या फिर फूड इंटेक करना हो तो इसकी बॉडी पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं और ये इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के द्वारा ही मूव करता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट लाइक स्ट्रक्चर। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और लाइफ की सारी एक्टिविटीज इस सिंगल सेल के द्वारा ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, इंजेक्शन इन अमीबा। Amoeba eats tiny microscopic plants and animals as food, which float on water on which it lives. When an amoeba encounters a suitable organism, it pushes out two pseudopodia around the organism. Gradually, the tips of the pseudopodia fuse with each other. अब देखिए स्टूडेंट्स, अमीबा खुद भी एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है और ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को ही इंटैक्ट करता है। जब कोई सूटेबल ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है या ये उसके पास जाता है तो इसकी बॉडी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल आते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उस ऑर्गेनिज्म को घेर लेते हैं और फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इस प्रकार से अमीबा अपने फूड का इंजेक्शन करता है। एज ए रिजल्ट, द फूड इज engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole inside it. इस प्रकार से बॉडी के अंदर जो फूड लिया गया है उसके चारों तरफ एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। Next, digestion in amoeba. The enzymes from the surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into simple soluble substances.
अब देखिए आप यहां पर एक वर्ड देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाने वाला जेली लाइक या हम कहें लिक्विड लाइक सब्सटेंस है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। जब अमीबा फूड को इंटेक कर लेता है और फूड वैक्यूल बन जाती है, उस समय साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम्स या हम कहें डाइजेस्टिव जूसेस उस फूड वैक्यूल में एंटर होते हैं और उस फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन इन अमीबा। The digested food present in the food vacuole is absorbed directly into the cytoplasm. अब देखिए जो फूड वैक्यूल में जो डाइजेशन हुआ है, उस डाइजेशन के बाद में जो सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उस वैक्यूल से डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के द्वारा वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, assimilation in amoeba. The digested food absorbed by the cytoplasm stored or utilized for its growth, development, multiplication and release of energy. इस प्रकार से आफ्टर डाइजेशन जो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है वह यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज करने के प्रोसेस को ही हम एसिमिलेशन कहते हैं। फूड के एसिमिलेशन प्रोसेस में उसकी बॉडी में एनर्जी बनती है, वह उससे ग्रोथ करता है, उसी से डेवलपमेंट होता है और मल्टीप्लिकेशन भी करता है। नेक्स्ट, इगेशन इन अमीबा। द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल. The cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown outside the body by the vacuole. अब देखिए स्टूडेंट्स, अमीबा में इगेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, इसलिए आफ्टर डाइजेशन फूड का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो वैक्यूल में इकट्ठा होता रहता है और फिर बॉडी की किसी भी साइड से बॉडी रैप्चर होती है और उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं अमीबा में एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। Certain grass-eating animals such as cows, buffaloes, deer and sheep quickly gather their food. They chew the food rapidly, mix it with saliva and swallow it hurriedly. Do you know why? Carnivores eat these grass-eating animals as their food. To avoid being caught by carnivores, grass-eating animals quickly eat their food. They then move to a safer place and bring the food back into the mouth in small lumps and chew it. This process of chewing food is called rumination and these animals are called ruminants. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स को देखा होगा जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण। ये सभी एनिमल्स फटाफट ग्रेजिंग करते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये कार्निवोरस एनिमल्स के शिकार न बन जाएं, इसलिए ये रैपिडली ग्रेजिंग करते हैं। आफ्टर ग्रेजिंग ये किसी सेफ प्लेस पर जाते हैं और फूड को वापस अपने मुंह के अंदर लाते हैं और उसे अच्छे से चबाते हैं। इस प्रकार से फूड को एक बार इंटैक्ट करने के बाद वापस उसे मुंह में लाना और उसे च्यू करना रूमिनेशन कहलाता है और इस प्रकार के एनिमल्स रूमिनेंट्स कहलाते हैं। इन रूमिनेंट्स the stomach is divided into 4 chambers, that is rumen, reticulum, omasum and abomasum. This type of stomach is called compound stomach. इन ruminants का जो stomach होता है वो 4 chambers में divided होता है, rumen, reticulum, omasum और abomasum।
और इस प्रकार के स्टमक को हम कंपाउंड स्टमक भी कहते हैं। The food that is swallowed goes into the first and largest chamber, the rumen. After grazing, food सबसे पहले स्टमक के rumen पार्ट में जाता है। Here it is partially digested and is called cud. स्टमक के पार्ट rumen में फूड पार्शली डाइजेस्टेड होता है जिसे कड कहा जाता है। It then goes to the second chamber or the reticulum from where it is returned to the mouth for through chewing. इस प्रकार से पार्शली डाइजेस्टेड फूड रूमेन से रेटिकुलम में जाता है और रेटिकुलम से वापस माउथ पार्ट में च्यूइंग प्रोसेस के लिए आता है। After through chewing and mixing with the saliva, the rechewed food is swallowed again. इस प्रकार से माउथ पार्ट में उस फूड को अच्छे से चबाया जाता है और उसमें सलाइवा मिक्स की जाती है और उसके बाद में उसे वापस से निगला जाता है। It now bypasses the first two chambers and enters the third and the smallest chamber, the omasum. Here it is broken down into smaller pieces. अब ये फूड स्टमक के थर्ड चैम्बर ओमासम में जाता है जहां पर उसे और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है। The food enters the fourth chamber, the abomasum. Here a kind of gastric juice containing an enzyme and hydrochloric acid is secreted and the process of digestion comes to an end. स्टमक के थर्ड चैम्बर ओमासम से फूड स्टमक के फोर्थ चैम्बर ओबोमासम में एंटर होता है। यहाँ पर उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। The digested food now passes into the small intestine. स्टमक के फोर्थ चैम्बर ओबोमासम के बाद में डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। Here the absorption of the food takes place. यहाँ पर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। The undigested food passes through the large intestine and is egested from the body. इस प्रकार से आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।